हेलो, वेलकम अगेन टू अभिज्ञान गुरुकुल। दिस इज मी हर्ष शर्मा, योर एसएस एजुकेटर। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था नेशनलिज्म इन इंडिया। आज उसका पार्ट 2 करने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ग्रेड 10, नेशनलिज्म इन इंडिया। लास्ट हम लोगों ने करा था साइमन कमीशन तक। आपको याद होगा, विद द ग्रोइंग मूवमेंट्स इन इंडिया, इंडिया में हर इंस्टेबिलिटी बढ़ रही थी, तो ब्रिटिश ने एक कमीशन भेजा इंडिया में देखने के लिए कि भाई इंडिया में क्या हो रहा है, जाके पूछो वहां पे, उनकी हालात देखो, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करो। लेकिन इस साइमन कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। इंडियंस ने बोला, इंडियन पार्टीज ने बोला कि भाई एटलीस्ट एक इंडियन मेंबर डालो ना इसमें। उन्होंने मना कर दिया। तो जब ये कमीशन इंडिया आई तो इसका हम लोगों ने जोरों से प्रोटेस्ट करा। गो बैक साइमन, ब्लैक फ्लैग से स्वागत करा गया। तो अब ये ब्रिटिश बोलने लगे कि यार अच्छा तुम्हें चाहिए क्या, तुम लोग सारी पार्टी मिलकर डिसाइड कर लो, बताओ हम आपको क्या चाहिए। सारी पार्टी मीटिंग करके अपने डिमांड्स पुट करती है, अपने डिमांड्स को पुट करती है, ठीक है। डिमांड्स को पुट करती है और ये डिमांड्स की रिपोर्ट बनाते हैं जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू। कौन बनाते हैं? मोतीलाल नेहरू, ठीक है। वो एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें वो काफी सारी डिमांड बताते हैं, जिसमें से एक होता है डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, यानी मैनेजमेंट में इंडियंस और ब्रिटिश दोनों मिलके काम करेंगे गवर्नमेंट में। यानी एक समझ लो, एक तरीके से ये हाफ इंडिपेंडेंस हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? हाफ इंडिपेंडेंस, हाफ फ्रीडम। ये डिमांड रखी थी उस समय, 1928 की बात बता रहा हूं मैं। डोमिनियन स्टेटस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट्स, ऐसे सारे कुछ डिमांड्स रखे थे और वो पेश करा था। इसको हम लोग बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी। इसे बोला जाता है नेहरू रिपोर्ट। क्या बोला जाता है? नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। ये 1928 में उनको दी, उन्होंने डिमांड देखा, उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। उन्होंने मना कर दिया, बात याद रखना। तो अब यहाँ पे अच्छे से प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। प्रोटेस्ट यहाँ पे अच्छा खासा स्टार्ट हो गया है। अगर मैं आपको बताऊं, गांधी जी ने बोला कि अब अगर आप लोग हमारी बात नहीं मानोगे, ब्रिटिश पहले आई, बोली कि यार एक काम करते हैं, हम लोग मीटिंग कर लेते हैं। मीटिंग कर लेते हैं। इंडिया में हर जगह पे प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। ब्रिटिश के खिलाफ लोग लड़ने लग गए थे, रोड पे आ गए थे, ब्रिटिश जॉब्स को छोड़ने लग गए थे। तो ब्रिटिश ने ऑफर दिया, हम लोग फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उस टाइम पे लॉर्ड इरविन इंडिया के गवर्नर जनरल थे। इन्होंने बोला भाई हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं। सारी कांग्रेस ने मना कर दिया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, हम नहीं आएंगे। सारी पार्टीज ने इनफैक्ट मना कर दिया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इरविन ने बोला अच्छा ठीक है भाई, आपने लास्ट ईयर बोला था ना डोमिनियन स्टेटस ले लो। डोमिनियन स्टेटस के लिए हाँ बोल दिया अक्टूबर 1929 में। लेकिन अब तक हमारे कांग्रेस की, हमारे इंडियंस में यूथ आ गए थे, और यूथ को किसी भी तरीके से डोमिनियन स्टेटस या कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए था। उनको चाहिए थी ये देश हमारा है, हम आजादी लेंगे, हम आजादी छीनेंगे, हमें चाहिए कंप्लीट फ्रीडम, ठीक है। नए लीडर्स आने लग गए थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो फाइनली कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं 1929 में जवाहरलाल नेहरू। और लाहौर में एक कांग्रेस की मीटिंग होती है। लाहौर में इसको हिस्टोरिक मीटिंग बोला जाता है, क्योंकि इस बार, इस दिन पहली बार, इस मीटिंग में पहली बार कांग्रेस के सब लोग आते हैं और डिसाइड करते हैं कि आज से हम लोग फुल इंडिपेंडेंस के लिए लड़ेंगे, डोमिनियन स्टेटस के लिए नहीं, फुल इंडिपेंडेंस के लिए। कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जिसको पूर्ण स्वराज बोला जाता है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए लड़ेंगे, ठीक है। ये दिसंबर 1929 में होता है। जवाहरलाल नेहरू उसके लीडर होते हैं और लाहौर में कांग्रेस का सेशन होता है, मीटिंग होती है, ठीक है। अगले ही महीने जनवरी में 1930, 26 जनवरी 1930 को सारे लोग लाहौर में आते हैं। रिवर रावी के किनारे, रिवर रावी के किनारे सब लोग शपथ लेते हैं कि आज से हम लोग आजाद हैं, ठीक है। और उस दिन को इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं कि यार आज से हम अपने आप को आजादी, आजाद मान लेते हैं, और आज से हमारी जो लड़ाई रहेगी वो रहेगी पूर्ण स्वराज के लिए, ठीक है। याद रखो 26 जनवरी 1930 को होता है। यहीं पे मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन पहली बार डिसाइड हुआ था कि हम लोग
आजाद हैं। ठीक है, कमिंग बैक टू द स्टोरी, इंडिया को आजादी मिल जाती है 1947 में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगता है। कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाता है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इस दिन को याद करने के लिए, जो हमारा 26 जनवरी था, इस दिन को याद करने के लिए इम्प्लीमेंट इसे किया जाता है नेक्स्ट मंथ के 26 जनवरी को 1950 में। ठीक है, और इसीलिए हर साल 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, रिपब्लिक डे, क्योंकि हमें ये दिन भूलना नहीं चाहिए जब हम लोगों ने पूर्ण स्वराज का आइडिया पहली बार इंप्लीमेंट किया था। चलो मूविंग ऑन, अब लड़ाई तेजी से होने वाली है। अब ब्रिटिश और गांधी जी डायरेक्ट आमने सामने आने वाले हैं। गांधी जी अब एक बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं जो नॉन कोऑपरेशन से भी बड़ा हो। ठीक है, और इसके लिए इनके पास एक नई तरकीब आती है। गांधी जी बोलते हैं सॉल्ट जो है ये तो सबसे बेसिक चीज है भाई, बेसिक चीज है, इट इज लाइक एयर वाटर। ठीक है, और इंडिया का कॉस्ट लाइन इतना बड़ा है, प्रॉब्लम ये है कि ब्रिटिश ने यहाँ पे ना सॉल्ट के ऊपर लॉ लगा के रखा था। इंडिया की कॉस्ट लाइन में सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट कर सकती है, इंडियंस टच भी नहीं कर सकते। यहाँ पे जो इंडियंस रहते हैं वो टच भी नहीं कर सकते सॉल्ट, और सॉल्ट पे हाई टैक्स लगा के रखा था ताकि रिच ही खरीद पाए। अब भाई सॉल्ट तो सबके लिए होना चाहिए, सॉल्ट तो इतनी नॉर्मल चीज है, ऐसा नहीं कि इंडिया के पास कम है, पर ब्रिटिश उस पर कंट्रोल लगा रही है। कितना इंपॉर्टेंट होता है सॉल्ट। इनफैक्ट एक कहावत है, सॉल्ट इज द स्वीटेस्ट थिंग इन द होल वर्ल्ड। ठीक है, टैक्स लगा दिया था, गवर्नमेंट की मोनोपोली थी उसमें, उसके प्रोडक्शन में। ठीक है, और ये बहुत ही खराब चीज थी। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को वाइसरॉय इरविन को एक लेटर भेजा। ठीक है, जिसमें 11 डिमांड्स थी, जिसमें से एक डिमांड ये सॉल्ट लॉ हटाने के बारे में भी थी। 11 डिमांड्स थी, और गांधी जी ने बोला था कि इसे आपको फुलफिल करना होगा। मैं आपको 2 महीने का टाइम दे रहा हूँ, 1.5 महीने का टाइम दे रहा हूँ। 31 जनवरी 1930 को ये लेटर भेजा और बोला 11 मार्च तक ये हो जाना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा मूवमेंट होगा, हम लोग रोड पे आ जाएंगे, हम ये लॉज फॉलो करना बंद कर देंगे, हम सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, गांधी जी ने ये वाइस रॉय इरविन को भेजा, पर वाइस रॉय इरविन ने इसे इग्नोर कर दिया, बोला हम नहीं फॉलो करेंगे, रिजेक्ट कर दिया। इरविन ने नेगोशिएट करने से मना कर दिया। 11 मार्च आ गया, इरविन ने कोई स्टेप नहीं लिया, तो 12 मार्च से गांधी जी ने अपना सबसे बड़ा आंदोलन शुरू करा, जिसको हम लोग दांडी मार्च बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने अपना फेमस सॉल्ट मार्च स्टार्ट करा। ये सॉल्ट मार्च स्टार्ट हो रहा था साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से जा रहे थे दांडी तक। ये टोटल 240 माइल्स है, हर दिन 10 माइल्स चलेंगे ये लोग। हर दिन कितने माइल्स ट्रेवल करने वाले थे? 10 माइल्स पर डे। कंप्लीट होता है 24 डेज में 240 माइल्स। गांधी जी जब स्टार्ट करते हैं तो उनके साथ खाली 78 वॉलेंटियर्स रहते हैं साबरमती आश्रम से। लेकिन ये मार्च कितना इंपॉर्टेंट था आप समझ सकते हैं। साबरमती आश्रम से जब ये दांडी तक जाएंगे तो रास्ते में जितने भी गांव, जितने भी टाउन, जितने भी शहर आएंगे, सबको ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के बारे में बताएंगे। सॉल्ट मार्च वाज द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। हर दिन ये लोग 10 माइल्स ट्रेवल करते थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 12 मार्च को, कंप्लीट होता है ये 6 अप्रैल को। ठीक है, ये 6 अप्रैल को कंप्लीट होता है हमारा सॉल्ट मार्च, और उसी दिन से सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट होता है। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट क्या है? सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से थोड़ा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है। नॉन कॉपरेशन में क्या था, हम ब्रिटिश के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, यानी हम ब्रिटिश जॉब्स को छोड़ देंगे, ब्रिटिश गुड्स को अपना पहनना छोड़ देंगे, खरीदना बंद कर देंगे, ब्रिटिश स्कूल्स, ब्रिटिश कॉलेजेस, ब्रिटिश टाइटल्स को लौटा देंगे। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में ये सब तो करना ही है, सिविल डिसोबीडियंस में ये सब तो करना ही है। इसके अलावा जो ब्रिटिश के कॉलोनियल लॉज हैं उन्हें हम ब्रेक करेंगे, ब्रिटिश के रूल्स को हम फॉलो नहीं करेंगे, उन्होंने जो खराब खराब लॉ बना के रखा है उसे हम फॉलो नहीं करेंगे। और इसकी बिगिनिंग थी सॉल्ट मार्च। सॉल्ट लॉ गांधी जी 6 अप्रैल को ब्रेक करते हैं सुबह सुबह।
ठीक है, 12 मार्च से स्टार्ट करते, 5 अप्रैल की रात को पहुंचते, 6 अप्रैल को सॉल्ट उठा लेते और बोलते ये लो मैंने आपका लॉ तोड़ दिया है, जो करना है करो, और इससे ये जो नमक है मैं ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर लगा रहा हूँ। ठीक है, यहां से सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। डांडी मार्च आप देख सकते हैं, सॉल्ट मार्च, 78 वॉलंटियर्स इनके साथ थे, लेकिन जब वो डांडी पहुंचते हैं उनके साथ थाउजेंड्स लोग हो जाते हैं। गांधी जी का ये इतना पॉपुलर मार्च था, इतना पॉपुलर मार्च था कि इंटरनेशनल मीडिया तक ने कवर करा था उस टाइम पे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। मैंने आपको बताया सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट थोड़ा सा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? जैसे कि हमें नॉन कॉपरेशन में कॉपरेट नहीं करना था, ठीक है, खाली हम ब्रिटिश के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, लेकिन इसमें क्या है, कॉपरेट तो नहीं ही करेंगे, रिफ्यूज टू कॉपरेट, इसके साथ साथ लॉ भी ब्रेक करेंगे, विल ऑल्सो ब्रेक देयर लॉस। ठीक है, इंडिया के अलग अलग पार्ट में सॉल्ट लॉ तोड़ने लग गए। गांधी जी ने यहाँ तोड़ा, वहां पे भाई बंगाल में कोई तोड़ने लग गया, उड़ीसा में कोई तोड़ने लग गया, सॉल्ट लॉ हर जगह ब्रेक होने लगा। इंडियन सॉल्ट मैन्युफैक्चर करने लग गए, बोले जो करना है करो, गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज पे ढाबा बोल दिया। ठीक है, मूवमेंट धीरे धीरे जब बढ़ने लगा, फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट किया गया, लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया। ठीक है, ये जब किसानों से टैक्स मांगने आती थी ब्रिटिश, उनको टैक्स नहीं देंगे, चौकीदार जी टैक्स देना बंद कर दिया, गांव के ऑफिशियल्स ने रिजाइन दे दिया, बोला भाई हमसे नहीं होगा। ठीक है, फॉरेस्ट में याद है वो लोगों ने फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया था, ताकि फॉरेस्ट सोसाइटी ट्राइबल्स वहां पे ना आ पाए, अपने कैटल को ग्रेज ना करा पाए, अगर ग्रेज कराना है तो उनको भी टैक्स या फिर रेंट देना पड़ता था। अब जो अलग अलग जगह पे जो ट्राइबल्स थे वो घुसने लग गए रिजर्व फॉरेस्ट में, वुड और ग्रेजिंग कराने लगे, वुड कलेक्ट करने लगे, अपने कैटल को ग्रेजिंग कराने लग गए, बोले जो करना है करो। यानी अब अलग अलग जगह पे कॉलोनियल लॉज ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ऑफकोर्स इसे तोड़ने की कोशिश करेगी। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स को गवर्नमेंट अरेस्ट करने लग गई, जिसमें से एक का नाम मैं बताता हूँ, बहुत बहुत अच्छे इंसान है, अब्दुल गाफार खान। ठीक है, गांधी जी के भक्त थे, डिसाइपल थे, और इनको अप्रैल 1930 में अरेस्ट कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ वेस्ट में, इधर क्या बोलते हैं, पेशावर साइड, बलूचिस्तान साइड, लाहौर साइड, इनकी बहुत पकड़ थी। इनको एक तरीके से फ्रंटियर गांधी बोलते थे, इनको फ्रंटियर गांधी बोला जाता था, समझ रहे हैं, फ्रंटियर गांधी बोला जाता था। अब ये अरेस्ट हुए, ब्रिटिश ने इन्हें अरेस्ट करा, क्राउड गुस्सा हो गई, क्राउड घुस गई भाई पेशावर के स्ट्रीट्स में, कार्स में आग लगाने लगी, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ये सब जगह पे घुस गई भाई, लोग हड़ताल करने लगे, पुलिस ने रोकने की कोशिश करी, पुलिस ने फायरिंग करी, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, लेकिन लोग रुके नहीं। 1 महीने के बाद महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, महात्मा गांधी को अरेस्ट किया तो सोलापुर के वर्कर्स ने पुलिस पे ही अटैक कर दिया, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स को तोड़ने लग गए, लॉ कोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, जितनी भी चीजें ब्रिटिश रूल से कनेक्टेड थी उस पर लोग अटैक करने लग गए गांधी जी के अरेस्ट के बाद। पीसफुल सत्याग्रही को अरेस्ट करने लगी ब्रिटिश। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में यही करने लगी, लोगों को अरेस्ट करने लगी, बहुत सारे विमेन चिल्ड्रन को मारा पीटा गया, 1 लाख से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया, 1 लाख से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया। ठीक है, अब मूवमेंट बहुत खतरनाक तरीके से चलने लगा आगे। तो वाइस रॉय इरविन आते हैं गांधी जी के पास, बोलते हैं देखो भाई आप मूवमेंट करोगे, हम लोगों को मारेंगे, हम गोली चलाएंगे, हम अरेस्ट करेंगे, ऐसे तो सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, मीटिंग कर लेते हैं हम लोग, कुछ डिसीजंस फाइनलाइज कर लेते हैं। गांधी जी बोलते हैं ठीक है भाई, तो ये गांधी जी और वाइस रॉय इरविन की मीटिंग होती है, जिसको गांधी इरविन पैक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट में डिसाइड क्या होता है, इरविन बोलते हैं गांधी जी को कि ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है ना, आप कॉल ऑफ कर लो। बोलते ठीक है, बदले में हम फंडामेंटल राइट्स देंगे। ठीक है, बदले में हम आपके जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स, 1 लाख से ज्यादा लोगों को जो अरेस्ट किया है उनको हम लोग रिलीज कर देंगे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर देंगे। ठीक है, और ऐसे 3-4 डिमांड्स इरविन ने मानी। गांधी जी ने बोला सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट ठीक है कॉल ऑफ कर देंगे। इरविन ने एक और चीज बोला, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट तो आप कॉल ऑफ करिए, इसके अलावा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आइए। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई नहीं गया, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस
में आने की बात करें, इस बार फिर भी कोई कांग्रेस का नहीं गया, लेकिन गांधी जी ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चलते हैं। तो गांधी जी दिसंबर 1931 में जाते हैं लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन वहां पे नेगोशिएशंस बहुत खराब होती है, गांधी जी को पसंद नहीं आता है ब्रिटिश जो बोल रही थी। गांधी जी डिसअपॉइंटेड वे में रिटर्न वापस इंडिया आते हैं। वापस इंडिया आते हैं तो वो फिर से कोशिश करते हैं कि भाई स्टार्ट करें मूवमेंट, लेकिन अब आप समझो सब लोगों ने मूवमेंट में अपनी जान झोंक दी, गांधी जी ने फिर से मूवमेंट कॉल ऑफ कर लिया, तो लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट हटने लग गया। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न आए तो गांधी जी ने नोटिस किया कि ये लोगों ने तो और ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया इंडियंस को। ठीक है, गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू जेल में थे, एज प्रॉमिस तो उन्हें छोड़ देना चाहिए था, लेकिन नहीं छोड़ा था। कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था ब्रिटिश ने, यानी ये ब्रिटिश की चाल थी। गांधी इरविन पैक्ट जो था वो ब्रिटिश का चाल था कि एक बार ये मूवमेंट को स्लो डाउन करें, गांधी जी को यहाँ से हटाए, फिर हम यहाँ पे कुछ भी करेंगे देश में, और उन्होंने करा। ठीक है, मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस, बॉयकॉट पे रुकावट लगा दी, ब्रिटिश कंट्रोल करने लग गई। ठीक है, अब एक और बात बताते हैं, यानी मैं ये बताना चाहता हूँ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ लेकिन फेल हो गया। फेल होने का रीजन क्या है, अब हम वो पढ़ेंगे लोगों के हिसाब से कैसा था ये, हाउ पीपल सॉ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। ठीक है, लोगों ने कैसा देखा, गांव के लोगों ने कैसा देखा, शहर के लोगों ने कैसा देखा, गांव के रिच लोगों ने कैसा देखा, गांव के पुअर लोगों ने कैसे देखा। सबसे पहले हम लोग गांव में जाते हैं, कंट्री साइड। ठीक है, यहाँ पे जो रिच पीजन कम्युनिटी थी, जैसे कि एग्जांपल है यूपी के जाट, गुजरात के पाटीदार, ये लोग रिच फार्मर्स थे। ठीक है, ये लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करा मूवमेंट में। ठीक है, ये चाहते थे कि ट्रेड बढ़े। ठीक है, इनके जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो बढ़े, ये जो खेती कर रहे हैं क्रॉप्स के प्राइस बढ़े, ताकि इनको पैसे अच्छे मिले और रेवेन्यू कम हो, सॉरी टैक्स कम दिया जाए गवर्नमेंट को। ये इसलिए सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के पार्ट बने थे। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया, कोई भी रेवेन्यू डिमांड नहीं एक्सेप्ट करी। तो इन ये लोग जिसलिए मूवमेंट में पार्टिसिपेट करी थी उसे एक्सेप्ट किया ही नहीं गवर्नमेंट ने, तो ये लोग एक तरीके से बहुत ही परेशान हो गए। ये लोगों ने पार्टिसिपेट अच्छे से किया सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में, ये लोगों ने बॉयकॉट प्रोग्राम्स को भी अच्छे से चलाया। ठीक है, इनके हिसाब से स्वराज ये था कि इनको रेवेन्यू डिमांड्स जो थी, रेवेन्यू डिमांड जो ब्रिटिश हाई टैक्स, समझ लो ये जो कंट्री साइड में रिच पीजेंट्स थे, ये लोगों के लिए सीडीएम जो था, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो था, वो फाइट अगेंस्ट हाई टैक्सेस था। फाइट अगेंस्ट हाई टैक्सेस, फ्रीडम नहीं था, फाइट अगेंस्ट हाई टैक्सेस था। वो सिर्फ यही चाहते थे, इनकी छोटी सी डिमांड थी। अब पुअर पीजेंट्स की बात बता देते हैं, सेम गांव में पुअर पीजेंट्स की क्या कंडीशन थी, दे वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन, इनको खाली रेवेन्यू डिमांड को नहीं कम करना था, खाली इनको टैक्स तो कम करना ही था, टैक्स को तो कम करना ही चाहते थे। इसके अलावा जो रिच फार्मर्स इनसे रेंट लेते थे, रेंट उसे भी कम करना चाहते हैं। अब ये रेंट तो रिच फार्मर्स ले रहे हैं इनसे, ठीक है, टैक्स ले रहा है इनसे ब्रिटिश, तो इनकी लड़ाई खाली ब्रिटिश से नहीं है, ब्रिटिश और रिच फार्मर्स दोनों से है, पुअर फार्मर्स की लड़ाई। ठीक है, जैसे ही डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, कैश इनकम कम होने लग गई, ये जो स्मॉल टेनेंट्स थे इनकी कंडीशन बहुत खराब होने लगी, इनको रेंट भी देना था, टैक्स भी देना था, तो ये लोगों ने रेडिकल मूवमेंट करा, इनकी हेल्प करी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ने। ठीक है, कांग्रेस इनको सपोर्ट नहीं कर रहा था, कांग्रेस नो रेंट सिस्टम को नहीं सपोर्ट कर रहा था, ये चाहते थे पुअर फार्मर्स की रेंट का प्रॉब्लम हट जाए, टैक्स का प्रॉब्लम हट जाए। कांग्रेस बोला टैक्स के प्रॉब्लम के लिए तो आप लड़ो, रेंट के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि रिच फार्मर्स भी तो इंडियंस ही हैं, और रिच फार्मर्स बहुत हेल्प करते थे कांग्रेस को, पैसे भी देते थे, तो कांग्रेस रिच फार्मर्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता, नो रेंट कैंपेन को नहीं चला सकता था कांग्रेस, इस बात को याद रखना, ताकि कांग्रेस का अच्छा पोजीशन रहे, अच्छे रिलेशन रहे रिच पीजेंट्री क्लास से। आगे अब हम लोग थोड़ा सा शहर में आते हैं। ठीक है, अर्बन एरियाज में आते हैं जहां पे बिजनेस क्लास रहता है और वर्किंग क्लास रहता है। गांव में रिच फार्मर्स थे और पीजेंट क्लास था, यानी पुअर फार्मर्स। शहर में बिजनेस क्लास है और वर्किंग क्लास है। ठीक है, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया में ना ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन थे जो बहुत रिच हो गए थे। ठीक है,
जीडी बिरला एंड ऑल बहुत ज्यादा रिच हो गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंडियन मर्चेंट्स ने काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया, दे बिकेम पावरफुल। ठीक है, ये क्या चाहते थे कि इंडिया में फॉरेन गुड्स इंपोर्ट ना हो ताकि इन्हीं के सामान बिके, रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो भी ठीक हो और इंपोर्ट कम हो। इंपोर्ट कम हो, इंपोर्ट अगर कम होगा तो इनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इंडियन बिजनेस का फायदा होगा अगर इंपोर्ट कम होगा तो। ये यही चाहते थे, इसीलिए लोग बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी खोली थी, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। ठीक है, एक और खोला था इन्होंने, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज 1927 में। तो बेसिकली ये बिजनेस इंटरेस्ट के लिए सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। ये एसोसिएशंस के लीडर थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जेडी बिरला, ये दोनों बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। ठीक है, तो बेसिकली ये लोगों ने सीडीएम सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट इसीलिए ज्वाइन किया था ताकि इनके बिजनेसेस को फायदा हो, ना कि देश आजाद हो। ठीक है, इन्हें हमेशा से डर था कि अगर मिलिट्री एक्टिविटीज ज्यादा होगी तो बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाएगा, इस वजह से ये लोग नॉन वायलेंस के सपोर्ट में रहते थे। ठीक है, और धीरे धीरे सोशलिज्म भी बढ़ रहा था। सोशलिज्म जो वर्कर्स के राइट्स के बारे में बात कर रहे थे, कांग्रेस के अंदर से बहुत सारे लीडर्स थे जो वर्कर्स की राइट्स के बारे में बात कर रहे थे, ये लोग उसके सपोर्ट में नहीं थे। ये चाहते थे कि कांग्रेस जो है बिजनेसेस को सपोर्ट करे, क्योंकि हम तो भाई इतना पैसा दे रहे हैं कांग्रेस के मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में भी हम इतना पैसा दे रहे हैं। बेसिकली सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट बिजनेस क्लास के लिए खाली बिजनेस था, दे जस्ट वांटेड टू स्प्रेड देयर बिजनेस मोर। ठीक है, इसीलिए ज्वाइन किया था। आजादी वाजादी सेकेंडरी है भाई। ठीक है, यहीं पे अगर इंडस्ट्रियल वर्कर्स की सिचुएशन देखे तो वो अलग है। ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स की सिचुएशन देखे तो वो क्या चाहते थे, ये लोगों ने ज्यादा पार्टिसिपेट किया ही नहीं इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने, क्योंकि कांग्रेस जो है वर्कर्स को बहुत निग्लेक्ट करता था। ठीक है, ज्यादातर जगह पे ये लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं करा, सिर्फ नागपुर में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस, जैसा मैंने बताया बिजनेसमैन कांग्रेस के ज्यादा क्लोज थे तो इसीलिए वर्कर्स दूर रहते थे। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, ये लोगों ने कुछ जगह पे गांधीयन प्रोग्राम करे, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करा वर्कर्स ने भी, लेकिन इनकी मेन लड़ाई थी लो वेजेस और पुअर वर्किंग कंडीशंस के खिलाफ। अब ये लो वेजेस पुअर वर्किंग कंडीशन किसने लगा के रखी है, बिजनेसमैन ने। बिजनेसमैन ने, बिजनेसमैन और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है इनके अंडर वर्कर्स आते हैं, और ब्रिटिश अलग है। गांधी जी चाहते हैं ये बिजनेसमैन ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई करे, वर्कर्स ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई करे, लेकिन ये वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन तो बिजनेसमैन ही कर रहे हैं। तो ये वर्कर्स का भी लड़ाई बिजनेसमैन के खिलाफ है। ये लोग ब्रिटिश के खिलाफ कैसे लड़ेंगे, और ये बिजनेसमैन की दोस्ती है इंडियन नेशनल कांग्रेस से, और इंडियन नेशनल कांग्रेस बोल रही सब लोग भाई आ जाओ साथ में, हम लोग ब्रिटिश के खिलाफ लड़े, लेकिन वर्कर्स की लाइफ तो बिजनेसमैन ने खराब करके रखी है, तो आपस में लड़ाई होने लग गई है। कुछ जगह पे खैर प्रोटेस्ट करा वर्कर्स ने, जैसे रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक करी थी 1930 में, और डॉक वर्कर्स ने प्रोटेस्ट करी थी 1932 में। ठीक है, 1930 तक छोटा नागपुर टीन माइंस के बहुत सारे वर्कर्स स्ट्राइक पे गए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो लोगों ने गांधी कैप पहनी थी टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। ठीक है, मैं आपको समझा ये रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखो तो एक साइड में रूरल लिख देता हूं और एक साइड अर्बन लिख देता हूं। यहाँ पे दो क्लास रहती है रूरल में, एक हम लोग रिच फार्मर्स बोलेंगे और एक पुअर फार्मर बोलेंगे। यहाँ पे बिजनेस क्लास और वर्किंग क्लास, इन दोनों की ही आपस में लड़ाई है। ये दोनों की ही, बिजनेस क्लास की और वर्किंग क्लास की आपस में नहीं बनती, रिच फार्मर्स की पुअर फार्मर्स की आपस में नहीं बनती। गांधी जी चाहते हैं ये दोनों लोग आए और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई करें, ये तो हो ही नहीं पाएगा भाई, इट्स नॉट इजी। ये मेन रीजन था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का ब्रेक होने का। इसके अलावा अगर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन देखे, ये एक अच्छी चीज हुई, वीमेन की पार्टिसिपेशन लार्ज स्केल में नोटिस की गई सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में, ये अच्छी बात निकली हमें सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में। वुमेन मार्च में पार्टिसिपेट करती थी, सॉल्ट मैन्युफैक्चर करती थी, पिकेटिंग ऑफ फॉरेन गुड्स, लिकर शॉप्स,
ठीक है, बहुत सारी विमेन जेल भी गई है। अर्बन एरियाज में ये हाई कास्ट फैमिली से आती थी क्योंकि उनके पास ज्यादा फ्रीडम होती थी। रूरल एरिया में ये रिच पीजेंट हाउस होल्ड से आती थी, लेकिन विमेन ने पार्टिसिपेट किया। गांधी जी के कॉल की वजह से ये लोगों ने, विमेन ने नेशनल ड्यूटी अपनाया। दे सी सर्विस टू द नेशन एज अ सेक्रेड ड्यूटी ऑफ विमेन। ठीक है, गांधी जी वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज ड्यूटी ऑफ विमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हर, बी गुड मदर्स एंड गुड वाइफ्स। गांधी जी ऐसा मानते थे कि इट इज द ड्यूटी ऑफ विमेन टू बी गुड मदर एंड गुड वाइफ। गांधी जी थोड़ा सा ये इन सब चीजों में कंजर्वेटिव तो थे ही। उनके आप आइडियाज पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, कुछ जगह पे ही वॉज वेरी एंटी विमेन। खैर, फिर भी उन्होंने बोला था कि विमेन की बहुत ज्यादा जरूरी है देश की आजादी में, और विमेन ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, कांग्रेस ऐसा कोई खास पोजीशन नहीं देती थी विमेन को अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई खास अथॉरिटी विमेन को थी नहीं, फिर भी विमेन का पार्टिसिपेशन अच्छा खासा था, ये मैं बताना चाहता हूँ। विमेन ने नेशनल प्रोसेशन ज्वाइन किए थे, बहुत सारी विमेन जेल गई थी। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ मूव्ड आउट ऑफ देयर होम ऑन टू अ पब्लिक एरिना। ऐसा पहली बार हुआ था कि विमेन अपने घर से बाहर निकल के आई और पब्लिक एरिना में आके लड़ाई करा इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है, अब देखते हैं सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट फेल कहाँ से हो गया। आपको एक आइडिया तो लग गया ही होगा कि गांव में वो रिच पीजेंट अपने लिए लड़ाई कर रहे थे, पुअर पीजेंट अपने लिए लड़ाई कर रहे थे। इन शहरों में बिजनेसमैन अपने लिए लड़ाई कर रहे थे, और ये जो वर्किंग क्लास थी वो अपने लिए लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन भाई मेन प्रॉब्लम्स कहाँ से आई? प्रॉब्लम्स ये थी कि सारे ग्रुप्स को इसमें एक किया नहीं गया। नॉट ऑल सोशल ग्रुप, और सब लोग स्वराज के आइडिया से सहमत नहीं थे, एक्सेप्टेड नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स को तो एक ही नहीं किया गया था। अगर हमें ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना है तो पहले सब एक हो जाओ ना, इंडियंस एक हो जाओ, ऐसा नहीं था। एक ऐसी कम्युनिटी का नाम बताता हूं मैं, दलित या फिर अनटचेबल्स, दलित ऑपरेस क्लास। ब्रिटिश हिंदूज जो थे, हाई कास्ट हिंदूज, इनको टच भी नहीं करते थे। मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे ये लोग? कांग्रेस ने काफी टाइम तक दलित को इग्नोर किया, उनके राइट्स को इग्नोर किया, क्योंकि जो रिच फार्मर्स थे, जो रिच बिजनेसमैन थे, वो हाई कास्ट लोग थे, हाई कास्ट पीपल थे। अगर कांग्रेस लो कास्ट को सपोर्ट करता तो ये हाई कास्ट गुस्सा हो जाते और ये लोग पैसे देना बंद कर देते, ये लोग सपोर्ट हटा देते, इनकी बहुत जरूरत थी। बट देन कम्स द महात्मा गांधी जी ने बोला कि हमें पहले स्ट्रांग होना पड़ेगा, ये कास्ट वास्ट हटाओ भाई। गांधी जी ने दलित को नाम दिया हरिजन, पीपल ऑफ गॉड। ठीक है, हरि के जन। और उन्होंने सत्याग्रह कराया ताकि इनको टेम्पल्स में एक्सेस मिले, पब्लिक वेल्स में एक्सेस मिले, टैंक्स, रोड्स, स्कूल्स में एक्सेस मिलना चाहिए दलित को। इनके राइट्स के लिए गांधी जी ने एक अलग सत्याग्रह करा। खुद इन्होंने टॉयलेट साफ करा गांधी जी ने, ताकि एक कास्ट है भंगी, जिसको स्वीपर्स बोलते हैं, उनके वर्क को ग्लोरीफाई किया जाए। ठीक है, और ये अपर कास्ट को ये सारी चीजें हटा देनी पड़ेगी, ये अनटचेबिलिटी जैसी खराब चीजों को हटाना पड़ेगा, ऐसे गांधी जी बोलते हैं। दलित लीडर्स अपना खुद डिमांड करने लगे। दलित लीडर्स बोलने लगे हमारी रिजर्व सीट होनी चाहिए स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, इसके अलावा सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इलेक्शन में सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है दोस्तों, बताता हूँ आपको। सेपरेट इलेक्टोरेट बेसिकली, अगर इंडिया में अलग अलग जगह इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे 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 इलेक्शन हो रहा है, तो दलित कम्युनिटी की डिमांड ये थी, इन ग्रुप्स की डिमांड ये थी कि कुछ जगह पे खाली दलित की सीट रिजर्व होनी चाहिए, और यहाँ पे वोट भी खाली दलित कर सके, यानी इलेक्शन लड़ भी सके दलित, और वोटर भी होना चाहिए वहां पे खाली दलित, और कोई वोट भी ना दे पाए। इसको बोलते थे सेपरेट इलेक्टोरेट। ये डिमांड एक दलित ने करी थी, और ये एक डिमांड करी थी मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम्स ने। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट की। गांधी जी खैर इसको सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन एक महान आदमी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सपोर्ट करते थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इनफैक्ट एक ग्रुप बनाया था, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, 1930 में। और इनकी जो आइडियाज थे ना, वो गांधी जी से बहुत ज्यादा टकराते थे, गांधी जी से बहुत
इनकी नहीं बनती थी। ये सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड करते थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बोलते थे भाई हमें चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट दलित का, जैसा मैंने अभी आपको बताया क्या बोलते हैं, इलेक्शन भी लड़ेंगे दलित, ठीक है, वोटर्स भी होंगे दलित इन सम सीट्स, ठीक है, ये रिजर्वेशन से अलग होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। इसकी डिमांड करने लगे डॉक्टर अंबेडकर। गांधी जी बोले नहीं ये गलत बात है। खैर ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी डॉक्टर अंबेडकर की डिमांड को, गांधी जी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। गांधी जी बोले ये डिमांड हटाओ प्लीज अंबेडकर भाई, अगर हमें देश को स्ट्रॉन्ग करना है तो हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं कर सकते, हमें खुद पावरफुल बनना पड़ेगा, ये सेपरेट इलेक्टोरेट कोई तरीका नहीं है। गांधी जी की बात नहीं मान रहे अंबेडकर, अंबेडकर गांधी में लड़ाई चल रही है, अंबेडकर गांधी अम्बेडकर गांधी। इसके चक्कर में गांधी जी ने बोला अंबेडकर तो मेरी बात मान रहा है कि नहीं, अंबेडकर बोल रहे हैं नहीं। गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ अनाउंस कर दिया, बोला अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं अब व्रत रख रहा हूं, जब तक मेरी डेथ नहीं हो जाती तब तक का व्रत। अंबेडकर ने बोला ठीक है भाई करो आप, 2 दिन 3 दिन, लेकिन इतना ज्यादा गांधी जी का सपोर्ट था लोगों को कि अंबेडकर को फाइनली ये चीज माननी पड़ी, सेपरेट इलेक्टोरेट के आइडिया को गिव अप करना पड़ा। और ये सारा जो मीटिंग होता है अंबेडकर का और गांधी का, वो पुणे में होता है 1932 के सितंबर में। और अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजीशन, अंबेडकर ने एक्सेप्ट कर लिया। खैर क्या डिसाइड हुआ मैं बताता हूँ। तो अंबेडकर की डिमांड थी, अंबेडकर की डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, जहां पे बोल रहे थे कि कुछ सीट में इलेक्शन भी हम ही लड़ेंगे और वोटर भी हम ही होंगे। गांधी जी ने बोला सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। रिजर्वेशन क्या होगा, इलेक्शन आप लड़ोगे लेकिन वोटर जो होगा वो सबको ही होगा, एवरीवन। इलेक्शन दलित लड़ेंगे कुछ सीट्स में, हाँ रिजर्वेशन होगा लेकिन वोट सबको ही दे सकता है। ये गांधी जी ने एक्सेप्ट करा, ठीक है। ये डिसीजन निकल के आता है अंबेडकर और गांधी के मीटिंग से सितंबर 1932 के। हाँ पुणे में ये मीटिंग हुई थी इसीलिए इसको पूना पैक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पूना पैक्ट। तो गांधी जी का और अंबेडकर का जो भी इशू था वो कहाँ पे सॉल्व होता है, पूना पैक्ट में। याद रखना, यहाँ से दलित को SC ST का रिजर्वेशन सीट मिलने लगा प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। लेकिन वोट जो होगा वो जनरल इलेक्टोरेट होगा, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, वोट सबको ही दे सकता है, जैसा मैंने आपको समझाया और ये आज तक चलता आ रहा है। नेक्स्ट ऐसी जो क्लास थी वो थी मुस्लिम, मुस्लिम क्लास है। मुस्लिम लीग बना था 1906 में, एक ग्रुप बना था जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। मुस्लिम लीग का पार्टिसिपेशन रहा है नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट में, लेकिन खिलाफत मूवमेंट के बाद है ना उनका विश्वास हटने लग गया था कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसे ही खिलाफत मूवमेंट बंद कर दिया और कुछ ध्यान नहीं दिया। मुस्लिम्स, बहुत सारे मुस्लिम्स को लगने लगा कि कांग्रेस हमें हमारा सपोर्ट नहीं करती, कांग्रेस में तो सब हिंदू लोग हैं। और ब्रिटिश भी हिंदू मुस्लिम लड़ाई कराती रहती थी टाइम टू टाइम, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दे के, ठीक है। ये इसी टाइम पे एक और प्रॉब्लम हो गई 1920s के टाइम पे, कांग्रेस का अच्छा खासा एसोसिएशन होने लग गया हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू महासभा और RSS वगैरह से, ठीक है। तो ये जो थे ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थे, ये खुद मुस्लिम्स के खिलाफ बातें करते थे। तो और ज्यादा मुस्लिम लीग को डर लगने लग गया कि यार ये कांग्रेस तो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के साथ दोस्ती हो रही है, हिंदूज और मुस्लिम्स के रिलेशनशिप खराब होने लग गए। काफी जगह पे तो आपको रायट्स और क्लैशेस उस टाइम पे भी देखने को मिलते थे। ये लोगों की जो दोस्ती है, ये कम्युनिटी की दोस्ती, धीरे धीरे ये लोग दूर होने लग गए। और इसमें पूरा श्रेय जाता है मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा RSS वगैरह को, ठीक है। क्या है, इसको अब सॉल्व करना है कैसे। डिमांड क्या थी, मुस्लिम्स की डिमांड क्या थी। काफी टाइम कांग्रेस ने ट्राई करा मुस्लिम लीग के साथ दोस्ती करने का, अलायंस बनाने का। 1927 में एक बार ये कोशिश हुई भी कि चलो भाई एक बार मीटिंग कर लेते हैं। अब बात यह है कि मुस्लिम्स की डिमांड क्या है। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो मुस्लिम लीग के लीडर थे, इनकी डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, जो डिमांड सेम इनकी थी, हम लोगों ने जो देखा डॉक्टर BR अम्बेडकर की। सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कुछ ऐसी सीट्स होंगी इलेक्शन में जहां पे सिर्फ मुस्लिम इलेक्शन लड़ सकते हैं और वोट भी खाली मुस्लिम दे सकते हैं। ऑफकोर्स इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। ये लोग ये भी चाहते थे कि सेंट्रल असेंबली में इनकी सीट्स रिजर्व रहे, ठीक है।
ये चाहते थे कि मुस्लिम जो प्लेसेस थी, बंगाल और पंजाब में मुस्लिम पॉपुलेशन काफी रहती थी, वहां पे इनकी सीट्स रिजर्व रहनी चाहिए। तो इसीलिए सब लोगों ने सोचा कि ठीक है, एक ऑल पार्टी मीटिंग कर लेते हैं, जिसमें कांग्रेस भी आएगी, मुस्लिम लीग भी आएगी, हिंदू महासभा भी आएगी, ये जो छोटे छोटे स्वराज पार्टी जितनी पार्टीज है सब मीटिंग करेंगे। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस किया गया 1928 में, ये सोचने के लिए कि चलो भाई, मुस्लिम जो चाहते हैं वो भी देखेंगे, हिंदू महासभा जो चाहती है वो भी देखेंगे। कांग्रेस ने ये ऑर्गेनाइज कराया, लेकिन कुछ नहीं हुआ इस मीटिंग में, सब खराब हो गया। जब एक MR जयकर करके एक पर्सन थे हिंदू महासभा के, इन्होंने बोला हमें चाहिए ही नहीं मुस्लिम, हमें मुस्लिम लीग नहीं चाहिए, हमें मुस्लिम नहीं चाहिए। और इस मीटिंग के बाद से तो मुस्लिम लीग एकदम रेडी हो गई, समझ गई कि हम भाई इंडिया हिंदूज के साथ दोस्ती नहीं कर सकते। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, ये लोगों की वजह से तो भाई आजादी और दूर ही गई हमसे। खाली कांग्रेस ही रहता तो क्या पता कब का आजादी पा जाते। काफी लोग बोलते हैं भाई कि कांग्रेस नहीं होता तो हमें पहले आजादी मिल गई। नहीं नहीं, कांग्रेस तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, ये दोनों नहीं होते तो आजादी कब की मिल गई होती। क्योंकि ये लोग तो और हम आपस में हमारी लड़ाई करवाने लग गए, दंगे वंगे कराने वाले थे लोग थे ये। मुस्लिम डरते क्या थे, किस बात से? ये मोहम्मद अली जिन्ना का शक्ल देख लो आप, इन्हें किस बात का डर था? इन्हें ये डर था कि अगर इंडिया आजाद भी होगा तो मुस्लिम्स क्योंकि माइनॉरिटी है, मुस्लिम्स क्योंकि माइनॉरिटी है, इनके साथ बहुत बुरा होगा, ऐसा मोहम्मद अली जिन्ना को लगता था। ठीक है, इनफैक्ट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट भी जब स्टार्ट हुआ था तो ये यहाँ पे एकदम सस्पिशन ऑफ डिस्ट्रस्ट था कि यार, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमने सपोर्ट किया था, ये लोगों ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करके साइडलाइन कर दिया। ठीक है, हिंदू महासभा से दोस्ती कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, इनको लगा कि हम बहुत साइडलाइन हो रहे हैं, कांग्रेस से एलियनेट हो रहे हैं। तो ये लोगों ने बोला कि काफी बार गांधी जी ने बोला और कांग्रेस ने बोला कि हमें यूनाइटेड स्ट्रगल करना चाहिए। ठीक है, हमेशा से यही डर था इन लोगों को कि जब देश आजाद होगा तो हिंदूज जो है वो डोमिनेट करेंगे माइनॉरिटी मुस्लिम्स में और उनकी लाइफ खराब करेंगे, ऐसा इन्हें लगता था। ऐसा सच नहीं है, क्या पता सच नहीं होता, बट इनकी भी बात काफी हद तक सही प्रूव करते रहे हिंदू महासभा के लोग, ये समझ सकते हो आप। चलो आगे। अब द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ये सब तो चलता रहेगा दोस्तों, ये जो इनकी लड़ाई वगैरह है सब चलती रहेगी, पर हमारा देश बनना चाहिए, हमारा देश एक रहना चाहिए। और ये देश एक रहने के लिए ये पता होना चाहिए कि यहाँ कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो लोग रह रहे हैं वो हमारे ही लोग हैं। सेल्फ, हमारी खुद की एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए, और ऐसे ही बनेगा देश। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। देश कोई बाउंड्री नहीं होता, देश एक आइडिया होता है कि हम सब एक है, हम सब एक ही लोग हैं, हम सब एक ही टाइप के लोग हैं। और इस तरीके से नेशनलिज्म का कंसेप्ट इंडिया में आया, जब लोगों को ये लगने लग गया कि ऑल पार्ट ऑफ द नेशन हमारे ही लोग हैं, हम सब एक देश के लोग हैं। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस धीरे धीरे आया। काफी मतभेद थे, हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम का प्रॉब्लम था, हमारे यहाँ पे रिलीजियस इश्यूज कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होते थे, हमारे यहाँ पे लैंग्वेजेस इश्यूज थे। लेकिन इसके बावजूद भी धीरे धीरे ये आइडिया आने लग गया कि हम सब एक होंगे। इसमें ब्रिटिश का भी काफी दिया किया धरा है। ब्रिटिश जहां जहां पे रूल करती थी, ब्रिटिश यहाँ रूल करती थी, यहाँ रूल करती थी, यहाँ रूल करती थी, यहाँ, ठीक है, इन सबको एक साथ परेशान करती थी, तो ये सब एक साथ हो गए। ये भी रीजन है, ब्रिटिश का भी काफी किया धरा है, मैंने जैसे बताया आपको। पर धीरे धीरे हम लोग रियलाइज करने लगे कि यार हम लोग तो ग्रेट लोग हैं, और हम सब एक ही देश के लोग हैं। सिंपल बात ये है, हमारा कल्चर सेम है, हमारा कलर सेम है, ठीक है, हमारी हिस्ट्री फिक्शन सेम है, फोकलोर आने लग गए, लोग गाने पॉपुलर प्रिंट्स आने लग गए। इसी टाइम पे आए का वंदे मातरम सॉन्ग्स आए, नेशनल सॉन्ग्स बनने लग गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक वो चाहिए था कि यार एक पिक्चर मिले हमारे देश का, जिससे हम लोग अपने देश को आइडेंटिफाई कर सके। और ये पिक्चर है, जैसे याद होगा आपको, जर्मनी में जर्मेनिया थी, वैसे भारत में आई भारत माता। द आइडिया ऑफ भारत माता ये सबसे पहली बार यूज किया गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, ये सबसे पहली बार ये इमेज क्रिएट किया गया था, जहाँ पे सिंबलाइज करेंगे कि एक विमेन है जो हमारे पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है। figure or image as this helps create an image with which people can identify the nation।
20th सेंचुरी में जैसे नेशनलिज्म आगे बढ़ने लगा था, इंडिया ने अपने आप को एसोसिएट किया भारत माता के साथ। मैंने आपको बताया था जर्मनी में जर्मेनिया, फ्रांस में भी एक थी। तो ये एक एस्थेटिक फिगर थी। शी वाज काम, कंपोज, डिवाइन, स्पिरिचुअल एंड शी वाज रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री इंडिया। भारत माता, भारत माता की कमेंट सेक्शन में लिखो जय। ठीक है, इमेज ऑफ भारत माता हर जगह फैलने लग गया कि चलो यार, आप मुस्लिम होगे, आप हिंदू होगे, आप इस कास्ट के होगे, आप उस कास्ट के होगे, लेकिन ये भारत माता तो हम सब की है। हम सब की है ये भारत माता, ये देश हम सब का है। धीरे धीरे ये आने लग गया, अलग अलग पेंटर्स इसको पेंट करने लगे, आर्टिस्ट इसे पॉपुलर करने लगे, हर जगह मिलने लगी, आसानी से इसके पोस्टर्स बनने लग गए। ये देख सकते हैं उस टाइम पे ये एक इमेज बनाई गई थी भारत माता की। और आज तो आप देख सकते हैं ये है भारत माता। ठीक है, ये देख के हमें लग रहा है कि यार ये भारत माता किसी रिलीजन, किसी कास्ट, किसी लैंग्वेज स्पेसिफिक, किसी एथिकल ग्रुप की नहीं है। ये हम सब की है, किसी एथनिक ग्रुप की नहीं है, हम सब की है, पूरे इंडियंस की ये भारत माता है। अब सॉन्ग्स भी आने लग गए भाई 19th सेंचुरीज में, क्या क्या फोक सॉन्ग्स, लेजेंड स्टोरीज। हम अपनी पुरानी हिस्ट्री याद करने लगे कि यार हमारे यहाँ राम जी हुआ करते थे, हमारे यहाँ पे इतने ग्रेट ग्रेट किंग्स हुआ करते थे, हमारे यहाँ पे अशोका द ग्रेट थे, और हम ये ब्रिटिश से हार रहे, पागल हो क्या। बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत सारे बलाड्स, बहुत सारे नर्सरी राइम्स, बहुत सारे मिथ, बहुत सारे स्टोरीज को रिवाइव करा, उसको लोगों तक पहुंचाया, और लोग उसे रीड करते थे और स्ट्रॉन्ग बनते थे। मद्रास में एक नटेशा शास्त्री थे, उन्होंने 4 वॉल्यूम का तमिल फोक टेल्स का पूरा कलेक्शन ही लिख डाला, जिसे बोलते हैं द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। ठीक है, 4 वॉल्यूम का था, बहुत बड़ा, बहुत मोटा। ठीक है, और ये जो फोकलोर्स थे वो नेशनल लिटरेचर की तरह दिखाए गए कि ये सब हमारे कंट्री का है, इतने ग्रेट लोग हैं हम पे रूल करोगे तुम, छोटी सी कंट्री ब्रिटिश, बताओ। ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है, आइकॉन्स और सिंबल्स को तो यूज काफी अलग अलग वे में किया ही गया कि ये आइकॉन्स और सिंबल्स यूनाइट करते हैं, जैसे फ्लैग यूनाइट करता है, नेशनल सॉन्ग्स यूनाइट करते हैं, भारत माता यूनाइट करती है हम सबको, हमारा म्यूजिक यूनाइट करता है हमें, हमारे अलग अलग डांस हमें यूनाइट करते हैं, ये सब इंडियन कहलाते हैं। उसी टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे बंगाल में तिरंगा, ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया था हमारे देश का, जो रेड ग्रीन येलो, उसी टाइम से ट्राई कलर आ गया था, रेड ग्रीन येलो कलर का था। इसमें 8 लोटसेस थे, जो उस टाइम पे इंडिया के 8 स्टेट्स, उस टाइम पे इंडिया में 8 ब्रिटिश स्टेट्स थे, 8 प्रोविंसेस थे, वो रिप्रेजेंट करते थे ये 8 लोटसेस। ठीक है, क्रिसेंट मून था जो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता था, और ये क्या बोलते हैं सन थे जो हिंदूज को रिप्रेजेंट करते थे। तो ये सब कुछ है एक ही फ्लैग में। ये फ्लैग उस टाइम पे काफी ज्यादा यूज करते थे लोग प्रोटेस्ट के दौरान। ठीक है, गांधी जी ने भी अपना एक फ्लैग बनाया था आगे चल के, वो इसमें शायद मेंशन नहीं है, बट ये आप समझ सकते हैं, ये एक पुराना फ्लैग है हमारे देश का। फिर आगे चल के गांधी जी ने भी जब नॉन कॉपरेशन करा तो उन्होंने एक अलग फ्लैग बनाया जिसमें बीच में चरखा वरखा रखा, उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए। आगे चल के अब हम लोग देखें री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, ये बहुत अच्छी चीज हुई। हम इंडियंस रियलाइज करने लगे, क्योंकि ब्रिटिश हम पे रूल कैसे करती थी, हमारे ब्रेन को कंट्रोल करके। ब्रिटिश बोली तुम लोग अनपढ़ लोग हो, हम पढ़ाएंगे तुम्हें, तुम्हें पास कोई हिस्ट्री नहीं है, हम कराएंगे तुमको, देखो हम कितने ग्रेट लोग हैं, ब्रिटिश की हिस्ट्री कितनी स्ट्रांग है। ब्रिटिश ने हमें बताया कि तुम लोग हो ना भाई सैवेज लोग हो, तुम लोग तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम लोग मूर्ख लोग हो। फिर हम लोगों ने अपनी हिस्ट्री वापस देखी, हमारे यहाँ पे दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन, इंडस, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन आई। हमारे यहाँ पे रामायण महाभारत जो दुनिया का लार्जेस्ट एपिक है वो लिखा गया। हमारे यहाँ पे मैथमेटिक्स में इतनी सारी डिस्कवरीज हुई जो ब्रिटेन में नहीं हुई है। तो हम फिर से बोलने लगे नहीं तुम तो झूठ बोल रहे थे, हम लोग ग्रेट लोग हैं, हमें प्राउड होना चाहिए। जब हम प्राउड होंगे तो हम पे कोई रूल कर सकता है क्या दोस्तों। हमें प्राउड फील करना है, वी नीड टू फील प्राउड एज इन इंडियंस। इंडियन बिगेन स्टिल अ सेंस ऑफ प्राइड इन द नेशन।
इंडियन हिस्ट्री हैड टू बी थॉट डिफरेंटली। ब्रिटिश तो इंडियन बैक, वो लोग हमें बैकवर्ड प्रिमिटिव मानते थे, इसीलिए तो हम पे कंट्रोल करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब हम अपने पास्ट को देखने लगे, इंडिया के ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स को देखने लग गए, तो हमें रियलाइज हुआ कि यार हम लोग तो काफी डेवलप्ड लोग थे, हमारे यहाँ पे अच्छी अच्छी चीजें हुई है, हमारे यहाँ पे साइंस, मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर ऐसे ऐसे बने हैं भाई। आप जाके क्या बोलते हैं, अजंता एलोरा एलिफेंटा देख लो, दिमाग खराब हो जाएगा कैसे बना होगा, कोई साइंस उस चीज को नहीं पता लगा सकता। हमारे रिलीजन कल्चर इतने स्ट्रॉन्ग है, हमारे लॉ फिलोसफी, अर्थशास्त्र लिखा गया था कौटिल्य के टाइम पे, कोई ब्रिटेन में लिखा गया ऐसा कुछ, क्राफ्ट ट्रेड सब कुछ था हमारे देश में पहले से ही। ये ब्रिटिश हमें बेवकूफ बना रही थी इतने टाइम से, ये बोल के कि हम लोग तो बैकवर्ड और प्रिमिटिव है। ठीक है, दिस नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज अर्ज द रीडर्स टू टेक प्राइड, हम लोग अपने आप पे प्राइड फील करने लगे, और प्राइड फील करना एक अच्छा स्टेप है ब्रिटिश जैसे लोगों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। ठीक है, तो ये सेंस ऑफ प्राइड आने लगा हम पे, जब सेंस ऑफ प्राइड, तब ब्रिटिश समझ गए कि अब ज्यादा टाइम नहीं रह सकते। इसके बाद अब लोग इंडियन आइडेंटिटी के साथ लड़ने लग गए, और देखते ही देखते आपको पता है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट आता है, फिर नेवल म्यूटिनी ऑफ 1946 आता है, और फाइनली हमें हमारी आज़ादी अनाउंस हो गई 1946 में। 1947 में वी गॉट फ्रीडम। थैंक यू सो मच। माय नेम इज हर्ष शर्मा, दिस इज द विज्ञान गुरुकुल। यही था चैप्टर आपका नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 2, ये वाला था। नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों साथ में देखोगे आप तो कंबाइन हो जाएगा। बहुत ही फास्ट एक्सप्लेन किया गया है, जल्दी एक्सप्लेन किया गया है, सिंपल वे में एक्सप्लेन किया गया है। पूरा चैप्टर आपका यहीं पे क्लियर हो जाएगा, इतना आता है आपको तो इनफ आता है। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कर दीजिए आपको जो पॉइंट समझ ना आया हो, कोई डाउट हो, कुछ स्टोरीज जाननी हो आपको, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच। माय नेम इज हर्ष शर्मा, दिस इज अभिज्ञान गुरुकुल। बाय।